नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन बनिया इन कनाडा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत लोगों को अफेक्ट अभी भी करता है और आगे भी बहुत लोगों को अफेक्ट करेगा। अगर हम इंडिया कनाडा की बात करें तो एक ऐसी चीज़ जो इंडिया और कनाडा को बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ऑब्वियसली इंडिया कनाडा के बीच में कोई बायलैटरल ट्रेड भी इतना अच्छा नहीं है। इट्स वेरी लेस एज कम्पेयर टू इंडिया ट्रेड विद अदर कंट्रीज, या कनाडा का जो ट्रेड यूएस या और यूरोपियन कंट्रीज या और कंट्रीज के साथ है। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन भी हम देख चुके हैं हालिया वाक़यों में। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है इंडिया और कनाडा के। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया और कनाडा को बहुत ज़्यादा जोड़ती है? वो हैं इमिग्रेंट्स, पीपल, देयर इज लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन कनाडा, बहुत ज़्यादा। और उस पॉपुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दी स्टूडेंट्स इन कनाडा विच कम फ्रॉम इंडिया। तो आज उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बताओ आपकी जर्नी कैसी रही और क्या हमें आगे आना चाहिए कनाडा में, इज इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2024 और नॉट। तो ऑब्वियसली एज आई सेड कि मैं ये नहीं कहूँगा, आई विल नॉट गिव माई रिकमेंडेशन, बट मैं फैक्ट्स ले करूँगा कि क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स कनाडा ने लेने शुरू किए थे, कब शुरू किए थे, उसके पीछे क्या रीजंस थे, उस वक्त कनाडा के हालात क्या थे और अब कनाडा के हालात क्या हैं। तो उसके बाद आई थिंक जो आगे स्टूडेंट्स हैं उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि उनको कनाडा आना चाहिए या नहीं, या जो उनके एम्स हैं, गोल्स हैं, क्या वो कनाडा आके पूरा कर सकते हैं कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पर उससे पहले एक अपील थी कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ताकि अगर कुछ आप लोग चाहते हैं मैं और कुछ शेयर करूं तो मुझे आसानी रहेगी और आप लोगों का भी मैं व्यूज़ ले सकता हूं। थैंक यू सो मच। तो थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता हूं दोस्तों। मैं कनाडा में आया था फॉल 2016 के बैच में, मॉन्ट्रियल में, कनकोडिया यूनिवर्सिटी में। तो कनाडा ने जो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोग्राम एज अ मास लेवल पे शुरू किया था, जो हम वीज़ाज देखते हैं लाखों में वीज़ाज जो कनाडा देता है स्टूडेंट वीज़ाज, वो सम टाइम इन अक्टूबर 2015 शुरू किया था, जब ये न्यू गवर्नमेंट आई थी। आपका हम सबके फेवरेट जो टूडो जी आए थे, उन्होंने जो पहली बार इलेक्ट होके आए थे अक्टूबर 2015 में, उन्होंने मास वीज़ाज और स्टूडेंट वीज़ाज के लिए कनाडा को खोला था। उससे पहले होता था पर इसने स्केल पे नहीं होता था। तो इट ऑल स्टार्टेड इन अक्टूबर और नवंबर ऑफ 2015 एंड आई के और मैं आया था फॉल 2016 में। सो इट वाज एट दैट टाइम वो काफ़ी नया था, मतलब स्टूडेंट वीज़ाज एंड प्रोग्राम एंड एवरीथिंग। तो उसके पीछे कुछ रीजंस थे। तो उनको रीजंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया था, वो क्या कारण थे। क्या कैनेडियन गवर्नमेंट्स वैसे ही बहुत दरियादिल हो गई थी कि हमें और लोगों की मदद करनी चाहिए, हमारा इतना अच्छा कल्चर है, हम इतने एडवांस्ड हैं, इकोनॉमिकली एडवांस्ड हैं, हमें और लोगों को लेना चाहिए और उनको भी अपनी पार्ट पार्ट बनाना चाहिए इकोनॉमी का? क्या ये एक रीज़न था? तो आज एक बात बताता हूँ दोस्तों, कोई भी कंट्री ऐसा कोई काम नहीं करेगी जब तक उसमें उनका खुद का फ़ायदा ना हो। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो अगर कोई भी काम कर रहा है तो उसमें उनका खुद का फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कनाडा रेफ्यूजी भी लेता है, सब कुछ लेता है, पर उनको एक साइड में रखते हैं। पर एज अ स्टूडेंट, जो कनाडा ने स्टूडेंट प्रोग्राम खोला था, उसका ये नहीं था कि हमें स्टूडेंट्स को या हमने बहुत ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है और लोगों को कि वो अच्छी स्टडीज़ कर पाएँ यहाँ आके। वो एक रीज़न हो सकता है, बट द मेजर रीज़न बिहाइंड जो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे आपको मदद मिलेगी कि अभी भी वो रीज़न एग्जिस्ट करते हैं क्या कनाडा में, और आगे जाके गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टूडेंट्स को लेके क्या हो सकती हैं, सो यू कैन डिसाइड। सो द फर्स्ट रीज़न था इकोनॉमिक रीज़न, सो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। जब मैं आया था 2016 में कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, तो वहाँ 3 स्लैब होते हैं फीस के यूनिवर्सिटी में। मैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आया था कनकोडिया यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ 3 स्लैब थे फीस के। एक था क्यूबेक रेजिडेंट्स के लिए, एक कैनेडियन रेजिडेंट्स के लिए जो क्यूबेक के नहीं है, एक है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारी फीस जो थी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो थी $7,000 से $8,000 पर सेमेस्टर। तो 4 सेमेस्टर होते हैं, तो वो जाके $28,000 के आसपास पड़ता है।
और जो कनेडियन जो क्यूबेक में नहीं रहते हैं उनकी फीस थी वो थी $5,000 के आसपास। तो 4 सेमेस्टर के उनके पड़ते थे $20,000, 4,500-5,000 के आसपास पर सेमेस्टर थी। जो क्यूबेक रेजिडेंट से उनकी फीस थी $2,000 से $2,500, सिर्फ $2,000 से $2,500। तो आप अंदाजा लगा लो, एटलीस्ट ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द फीस ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इमेजिन करो दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, कैनेडियन इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्योंकि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं, उनको उतनी फीस नहीं मिल पाती दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप आजकल वीडियोस देख रहे होगे, अभी रिसेंटली क्यूबेक में एक इशू हुआ है जहाँ पे दो फ्रेंच जो इंग्लिश बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैकगिल और कंकोडिया, वहाँ पे क्यूबेक गवर्नमेंट ने ये रूल पास कर दिया मैंडेटरी कि आपको 80% इंटरनेशनल क्या हर स्टूडेंट को फ्रेंच सिखानी पड़ेगी। तो वो इसको अपोज कर रहे हैं। वो इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि और क्यूबेक स्टूडेंट्स को तो फ्रेंच आती है, तो वो क्यों अपोज करेंगे। पर उनको पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के स्टूडेंट लेना चाहते हैं क्योंकि उनसे उनको फीस ज़्यादा मिलती है, तो उससे ऑब्वियसली उनके खर्चे चलते हैं। तो बाहर से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या आउट ऑफ क्यूबेक स्टूडेंट्स हैं उनकी पैसे ज़्यादा लेके आते हैं। तो एक ये रीज़न है कैनेडियन गवर्नमेंट ने वीज़ा खोले थे कि ऑब्वियसली क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ को सस्टेन करना कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा था पब्लिक फंड पे। ऑब्वियसली कुछ लोग कहेंगे कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने फिर फीस क्यों नहीं बढ़ाती। इतना आसान नहीं होता डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए फीस बढ़ाना, करेक्ट। बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं यहाँ पे अगर तुम डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए फीस बढ़ा देते हो। तो एक तो मेन रीज़न ये था। सेकेंड रीज़न दोस्तों, हाउसिंग। जब 2016 में मैं यहाँ आया था तो एक बेसमेंट या एक जो मैंने कमरा लिया था वहाँ डाउनटाउन मॉन्ट्रियल में $200 शेयरिंग पे कमरा मिल गया था, $200। और आज के टाइम पे $500 से $600 शेयरिंग पे कमरा मिलता है यहाँ पे। तो उस टाइम पे घरों के प्राइस कुछ भी नहीं होते थे, कुछ भी नहीं। तो एक घर $4 से $5 लाख में बड़ा आपको बंगलो टाइप घर मिल जाता था। तो ये हाल था। तो इकोनॉमी को उठाने के लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को बुलाया था, क्योंकि स्टूडेंट्स आएंगे, उनको रहने की जगह भी चाहिए, तो कुछ रेंट आउट करेंगे, बाहर से पैसा लाएंगे, तो इकोनॉमी ग्रो होगी। तो एक रीज़न ये था। और थर्ड जो लास्ट, जो एक GIC जो आप लोग लेके आते हो बाहर से $10,000 जो पहले था और इस अब से $20,000 हो चुका है। तो आप लोग जब वो यहाँ के बैंक में रखते हो तो आपको तो बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं, वो कुछ भी नहीं देते हैं। पर जो गवर्नमेंट जो बैंक्स लोन आउट करते हैं वो GIC, उससे वो पैसा बनाते हैं। यू नो जो लेंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट होता है उसमें बहुत फर्क है। तो उससे उनको तो फायदा होता है, उनको बाहर से कैपिटल आ रहा है, तो कंट्री तो ग्रो कर रही है। तो एक मेजर रीजन ये था। जो दूसरा मेजर रीजन था वो था शॉर्टेज ऑफ लेबर वर्कफोर्स। कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो मोटी मोटी 4 करोड़ के आसपास है, और वो भी मोस्टली GTA और वैंकूवर एरिया में बसी हुई है। तो और इंडिया की पॉपुलेशन तो सबको याद ही हो गई होगी, मोदी जी डेली बताते ही रहते हैं 140 करोड़ देशवासी। तो इंडिया की पॉपुलेशन और कनाडा की पॉपुलेशन के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर इंडिया की इकोनॉमी अब जाकर 2.7-2.8 ट्रिलियन डॉलर हुई है, कनाडा की इकोनॉमी ऑलरेडी 1.8-1.7 ट्रिलियन डॉलर है। और उस वक्त तो 2016 में कनाडा की इकोनॉमी ऑलरेडी अहेड थी इंडिया के। इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा नहीं थी उस वक्त। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए अगर सिर्फ 4 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, तो उसको आगे चलाने के लिए लेबर वर्कफोर्स चाहिए। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, पुल बनाने हैं, फैक्ट्रियों में लोग चाहिए काम करने के लिए, लोग कहाँ से आएंगे काम करने के लिए। कैनेडियन पीपल तो है नहीं इतने, ना यहाँ के लोग काम करना चाहते हैं। ये सब जो फैक्ट्रियों में काम करने पड़ते हैं या सिविल के काम करने पड़ते हैं, ये सब करने पड़ते हैं, तो कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए लोग गवर्नमेंट ने बाहर से लोग बुलाने शुरू किए। ये जो स्टूडेंट्स को 20 घंटे काम करने की परमिशन दी है ना, ये इसलिए नहीं दी है कि उन पे एहसान करना है कि आप लोग अपना खर्चा चला लो, अपना तुम्हारा रहना सहने का खर्चा निकल जाएगा। नहीं, इसके पीछे भी उनका फ़ायदा है। ये जो मैकडॉनल्ड्स में या टिम हॉर्टन्स में या स्टारबक्स में जॉब्स कोई भी नहीं करना चाहता था यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स ने आके ही ये जॉब करनी शुरू की हैं। जो पहले हालात थे ना यहाँ पे, एक टिम हॉर्टन और स्टारबक्स वाला, पहले यहाँ पे बुला बुला के लोगों को देते थे कि जॉब ले लो, जॉब ले लो, काम कर लो, कोई करना नहीं चाहता था। अब ये हाल है, इन टिम हॉर्टन, मैकडॉनल्ड, स्टारबक्स के बाद लाइनें लगती हैं स्टूडेंट्स की कि हमें जॉब दे दो। तो ये कैसे हुआ। अगर स्टूडेंट आज भी अगर स्टूडेंट्स को निकाल दें तो डिमांड ऐसे गिर जाएगी जॉब्स की, तो कहाँ से पूरी करेगी कैनेडियन गवर्नमेंट। तो एक ये मेन रीज़न है कि
कनेडियन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। और अब आपने सुना होगा कि कनेडियन गवर्नमेंट ने 40 घंटे भी कर दिए थे पीछे, स्टूडेंट्स के लिए, कि 40 घंटे आप काम कर लीजिए। वो 40 घंटे इसलिए नहीं किए थे कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा परवाह है या वो कोविड में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए या इसलिए था, नहीं नहीं जी। वो 40 घंटे सिर्फ इसलिए किए थे क्योंकि और किसी स्ट्रीम में कोविड चल रहा था और बाहर से लोग आ नहीं रहे थे, तो यहाँ लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। इंडस्ट्री वालों ने जान खा ली थी कनेडियन गवर्नमेंट की, तब जाके उन्होंने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा काम करने की परमिशन दी थी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेन रीजन क्या है आपको एक कारण बताने का, कि अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी काम करती है ना, तो उसके पीछे ये नहीं होता कि स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा या उसका भला हो जाएगा, उनका अपना इंटरेस्ट भी छुपा होता है कंट्री का, इट्स ऑलवेज, अगर हम कहते हैं ना इंडिया फर्स्ट, तो यहाँ भी ऐसा ही है, कनाडा फर्स्ट। अपना भला पहले देखेंगे, उसमें दूसरे का हो जाए थोड़ा बहुत तो ठीक है, पर अपना भला पहले देखेंगे। ठीक है, तो ये बात तो ये हो गई। नो, अब अगला क्वेश्चन आता है जी, 2024 में कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हुआ। तो सीरियसली दोस्तों, मैं इसका जवाब आपको ब्लैक एंड वाइट तो नहीं दे सकता। मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि कनेडियन गवर्नमेंट ने क्यों स्टूडेंट्स के लिए खोला था, और मैं आप बताता हूँ कि कनाडा की अब की हालात क्या हैं, कि तो आप डिसाइड कर सकते हो कि इज इट वर्थ फॉर यू टू कम टू कनाडा और नॉट। इस टाइम पे मैंने आपको बताया था, पहले कॉलेज की फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 7 से 8 हज़ार डॉलर होती थी, इस वक्त वो 12 से 15 हज़ार डॉलर पर सेमेस्टर है। करेक्ट? तो मैथ कर लो यार, 4 से गुना कर लो। और ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 साल के प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, तो 60-70 लाख तैयार रखना आराम से, $1 लाख तक जाती है वो फीस। फिर द सेकेंड क्वेश्चन, तो GICs जो अभी अभी इन्होंने $10,000 से $20,000 कर दी है, ठीक है, वो कहेंगे कि बाद में तुम्हें ही मिल जाएगी, पर एक बार तो अपफ्रंट पैसा देना है ना। वो लोन लेके आओगे तो वो लोन चुकाना भी तो है पीछे, तो वो भी एक कारण है। आगे हाउसिंग, जो पहले जो कमरा $200-250 का मिल जाता था शेयरिंग पे, अब वो $500-600 का मिलता है। ये तो हाल है यहाँ पे। और बेसमेंट की इतनी बुरे हाल हैं, जो पहले $400-500 में पूरी बेसमेंट रेंट आउट हो जाती थी, अब वो $1,200 से $1,500 में बेसमेंट रेंट आउट होती है। तो कहाँ से बंदा खर्चा निकालेगा? और मिनिमम वेज जो पहले $11.5 थी, अब इन्होंने $15.5 की है, और वो भी आप लकी हो अगर आपको मिनिमम वेज पे जॉब मिल जाए। जो ये रेस्टोरेंट्स और ये सब है ना, ये आपको एक्सप्लॉयट करते हैं, आपको कैश में सैलरी देंगे और $10-11 पे ही रखेंगे बस। तो आपके कहाँ से खर्चे निकलेंगे अगर आपने $20 घंटा भी काम कर लिया? तो पहले जो ये बातें थी ना कि GIC सारी बचा लेंगे, काम भी कर लेंगे, फीस भी निकल जाएगी, अब कुछ नहीं होता। अब आपके रहने के खर्चे निकल जाएं, वही बहुत हैं। तो GIC तो पूरी खर्च होएगी ही होएगी, तभी इन्होंने बढ़ाया। मैंने कहा ना कि कोई भी काम गवर्नमेंट बिना रीज़न के नहीं करती। उनको पता है कि स्टूडेंट्स की फीस नहीं भरी जा रही थी, इसलिए उन्होंने $20,000 कर दिया कि पहले से ही अपने पैसों का इंतजाम करके आओ, ताकि यहाँ तुम फीस पे या किसी और चीज़ पे डिफ़ॉल्ट ना करो। तो वो स्मार्ट है, मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो हमेशा सोच के चलते हैं। आगे दोस्तों, जो सेकंड रीज़न स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, वो मेन रीज़न ये है सेटलमेंट, कि PR हो जाए और हमारा यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए। तो PR का बताता हूँ दोस्तों, और इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, लाइक बोल के इतना समझ नहीं आएगा। मैं आपको एक पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे PR का सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पे एक एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम होता है, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, जिसमें आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है यहाँ पे पहुंचना। आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखिए कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, और जो पहला लिंक आएगा वो आपको इस वेबसाइट तक ले आएगा। तो ये स्कोर कैलकुलेट करते हुए कुछ अजम्पशन लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं जिसने अभी कनेडियन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो आप चेक कर रहे हैं कि मेरा स्कोर बनता है कि नहीं बनता, विल आई बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री और नॉट। करेक्ट? तो ऑब्वियसली मैरिटल स्टेटस तो मोस्टली नेवर मैरिड सिंगल होता है। ओल्ड आर यू, सो हम बैचलर्स मान के चलते हैं। तो बैचलर्स जो कि इंडिया से करके आते हैं वो 21-22 साल के होते हैं। सो लेट्स पुट 22। इससे कोई ज़्यादा स्कोर में फ़र्क नहीं पड़ता है। योर लेवल ऑफ एजुकेशन, जिसके लिए आपने कनेडियन डिग्री ली है या आपके पास एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट है, तो ये बेसिकली अगर आपने कनेडियन डिग्री ली है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं ली है तो आपको एक एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट चाहिए होती है, अगर आपकी बाहर की डिग्री है तो। बट ऑब्वियसली क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कनेडियन एजुकेशन है, तो उसमें आपने 2 ईयर 2 और मोर सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमाज और डिग्रीज, तो इसमें आपने 2 ईयर प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी, कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट? इसमें आप यस। कौन से लेवल ऑफ एजुकेशन है? 1 और 2 ईयर डिप्लोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेजेस को लेके आपने इंग्लिश और फ्रेंच की कौन सी की है? तो आपके रिजल्ट 2 साल पुराने हैं, यस। विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज? इसमें मोस्टली लोग आइल्स ही करते हैं। तो ये स्कोर एक अजम्पशन लेते हैं दोस्तों, 7 स्पीकिंग का, लिसनिंग का 8, रीडिंग का 7 to 7.5 और राइटिंग का 7। मैंने बेस्ट से एक नीचे लिया है, बट दीज आर ऑल्सो अ वेरी स्ट्रेच गोल, तो ये स्कोर भी इतनी आसानी से नहीं आता है। बट एम इज जस्ट टू शो कि अगर ये भी आप स्कोर कर लो तो कितना रिजल्ट आपका बनता है। कोई और लैंग्वेज रिजल्ट्स हैं आपके पास? नो, नॉट एप्लीकेबल। ये बेसिकली फ्रेंच के लिए होता है, अगर आपने फ्रेंच का कोई एग्जाम वगैरह क्लियर किया है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो पॉइंट। The last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada do you have? Obviously आप जब पास आउट होते हो उस वक्त आपके पास कनाडा में तो कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो इसका आपके पास none or less than 1 year। तो in the last 10 years, how many total years of foreign skilled work experience do you have? इसको आप अगर 1 year करोगे तभी आप एलिजिबल हो पाओगे एक्सप्रेस एंट्री के लिए। तो एक बात बतानी रह गई थी, एक्सप्रेस एंट्री में बेसिकली आप दो कैटेगरीज में एलिजिबल हो सकते हो, या तो कैनेडियन दो नहीं 3 कैटेगरीज में एलिजिबल हो सकते हो, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और फेडरल स्किल्ड वर्कर। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस कनाडा में चाहिए। फेडरल स्किल्ड वर्कर के लिए आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस फॉरेन स्किल्ड वर्कर में चाहिए। और प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको प्रोविंस से किसी से नॉमिनेशन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी? नो। तो आपके पास LMIA है क्या? तो इस स्टेज पे LMIA भी नहीं होता है स्टूडेंट्स के पास। LMIA की आजकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो लोग वैसे ही देते हैं LMIA, कम से कम नहीं तो 20-25 लाख लेते हैं LMIA का, तो नो। इसकी बात मैं कर रहा था दोस्तों, डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी, कि आपके पास नॉमिनेशन है क्या? तो अगर आपके पास है तो फिर तो वेल एंड गुड है, पर अगर नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। तो नॉमिनेशन लेना इतना आसान नहीं होता है, वो हर एक प्रोविंस के अपने अपने रूल होते हैं, तो उसके ऊपर भी कभी वीडियो बना देंगे, पर इस स्टेज पे नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू और योर स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर? ये क्वेश्चन इसलिए होता है कि आपके आपके स्पाउस के कोई ब्लड रिलेटिव्स कनाडा में हैं क्या, उसके भी ये पॉइंट्स देते हैं आपको। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नहीं होते हैं, कईयों के होते भी हैं, तो वी आर गोइंग फॉर मैक्सिमम, सो लेट्स सेलेक्ट नो। इसके बाद जब आप क्लिक करोगे कैलकुलेट योर स्कोर, तो आपको ये अपना स्कोर बताएगा। अगर आप नीचे जाओगे तो योर स्कोर इज जस्ट 397। तो आपको इसमें जॉब प्रोविंशियल नॉमिनेशन के 0 पॉइंट मिले हैं, जॉब ऑफर के 0 हैं, स्टडी इन कनाडा के पॉइंट मिले हैं, पर आपका टोटल स्कोर फिर भी 397 बन रहा है, और दिस इज आफ्टर यू स्टडीड इन कनाडा। तो अगर आप और भी बेस्ट केस बनाना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है तो आप इसमें चेंजेस करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। सो मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपका लेवल ऑफ एजुकेशन डिप्लोमा नहीं है, बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, और आप कनाडा से आपने डिग्री करी है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है वो भी देख लेते हैं। तो उस केस में आपका स्कोर 434 हो जाता है 397 से। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री और कनाडा से भी आपने डिग्री की है, तो हाईली रिकमेंडेड कि आप कनाडा से डिग्री करें, डिप्लोमा नहीं। 434 है। एक और वेबसाइट मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये है डिफरेंट जो पिछले राउंड्स हैं, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने ड्रॉज निकाले हैं, उनके डिफरेंट इनविटेशंस, कितने इनविटेशन इशू हुए हैं और कितना CRS स्कोर गया है, सब लिस्ट है उसकी। वेरी इजी, आप इस पे गूगल पे लिखिए CRS कट ऑफ, आपको पहला लिंक जो मिलेगा वो यही है। तो इस पे आप देखो, ये राउंड के नंबर्स हैं, ये डेट्स हैं, ये राउंड की टाइप है कि इसमें कौन सी कैटेगरी में इनविटेशंस आए हैं और ये कितने इनविटेशन इशू हुए हैं, और ये लोएस्ट स्कोर क्या है। तो स्कोर आपको आपका यहाँ से पता लगेगा, और आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कितने लोग, कितना मुश्किल और आसान है अभी आपके लिए क्वालिफाई करना। जो लेटेस्ट कट ऑफ गया है वो 481 है। ये स्टेम कैटेगरी के लिए है, तो आप साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन कैटेगरी में ही ये इशू करेंगे ये वाले इनविटेशन। तो ऐसा नहीं कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है तो आपको मिल जाएगा, तो सिर्फ स्टेम कैटेगरी में, बेसिक उस कैटेगरी में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी का देखो, तो इन्होंने जनरल कैटेगरी में 6 दिसंबर को निकाला था, कोई भी कैटेगरी उनको फर्क नहीं पड़ता है, पर उसकी कट ऑफ थी 561। तो 561 पॉइंट्स लेने दोस्तों बहुत मुश्किल है।
तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये इतना आसान नहीं है। तो ऐसे ही आप इसमें देख सकते हो नीचे कि और बहुत सारी कैटेगरीज हैं और इनका स्कोर वेरी करता रहता है। तो ये एक जस्ट एक आइडिया देने का आपको वो था कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, और अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो तो आप 2 साल बाद क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे आपके स्किल सेट के बेसिस पे। तो दोस्तों देख लिया आपने क्या हाल है। मैंने आपके सामने इनके एक्सपेंसेस की, इनके सेटलमेंट की, जो पीआर का इनका मेन प्रोग्राम है उसकी सारी आपको डिटेल्स दे दी। तो दोस्तों अब अगर आपने डिसाइड करना है कि 2024 में आना है कि नहीं आना है, तो आई थिंक आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप वो चेक कीजिए। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपको लगता है, तो आइए। अगर आपको लगता है नहीं, तो मेरी सजेशन तो ये रहेगी, ट्राई समवेयर एल्स। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट जितना मर्जी कहे, इनके मिनिस्टर्स, कि हमने ये इसलिए किया है कि इससे स्टूडेंट्स का भला होएगा, इससे एक्सप्लॉयटेशन रुकेगी, इससे ये होगा, इससे वो होगा, कुछ नहीं। जो भी एक्शन गवर्नमेंट लेती है या पॉलिसी बनाती है, उसके पीछे उनका खुद का इंटरेस्ट छुपा होता है। अगर उन्होंने, मैंने जैसे बताया, अगर जीआईसी के रेट बढ़ाए हैं और जीआईसी की बढ़ाई है तो इसलिए बढ़ाई है ताकि कल को डिफॉल्ट ना हो, लोग फीस भर पाए अपनी यहाँ के। वो पैसा ऑलरेडी कनेडियन गवर्नमेंट के पास आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने वो पैसा ऑलरेडी ले लिया है, तो पैसा वापस नहीं जा रहा वो। तो उनकी सोच हमेशा वही होती है। तो अगर आप उनके, ये जो मैंने आपको दिखाया था, जो लास्ट कुछ टाइम में इन्होंने पीआर के ड्रॉज निकाले हैं, कितने कितने बंदे लिए हैं, उसमें भी आप देख सकते हो कि ये कम करते जा रहे हैं बंदे, कितने बंदे इन्होंने लेने हैं। उसका कारण यही है कि इनके यहाँ पे एक हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, जो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा, ऑपोजिशन का भी प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा, कि हाउसिंग के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को घर नहीं मिल रहे, रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, आप मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी सुनोगे, ये तक कह दिया है कि हम अगले साल फॉल के लिए स्टूडेंट्स भी कैप कर देंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनका मेन गोल तो कनाडा बेनिफिट था, करेक्ट। अगर स्टूडेंट बेनिफिट होता तो वो कैप नहीं करते स्टूडेंट्स। तो अल्टीमेट बेनिफिट अपना कनाडा का बेनिफिट करना था। पर अब यहीं पे अगर हाउसिंग क्राइसिस हो गया है, इतनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्टूडेंट का बेनिफिट होता है, होए नहीं हो रहा है, बाहर में जाए वो, उससे इनको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली गाइस, आपको खुद का डिसाइड करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, आप किस प्रोग्राम में आ रहे हो, आप किस स्किल सेट को लेके आ रहे हो। और इस वीडियो से मैं ये नहीं कहना चाहता, आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता कि यहाँ बिल्कुल मत आओ। अगर आपका राइट स्किल सेट है, राइट आपका सब कुछ है, तो आप ज़रूर आओ यहाँ पे। और वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब एक अलग वीडियो में, कि कौन से स्किल सेट में यहाँ पे आना चाहिए। पर ये आपसे आज इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी दोस्तों। तो नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।